हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएस फाउंडेशन पे। तो आज हम क्लास 10 ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जिसका नाम रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए, रिसोर्सेस क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। एनीथिंग विच कैन बी यूज फॉर सेटिस्फाइंग द ह्यूमन नीड इज कॉल्ड अ रिसोर्स। कोई भी चीज़ जो हमारे ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे इसको हम लोग रिसोर्स कहते हैं। जैसे ये वीडियो रिसोर्स है, आप रिसोर्स है, पेन रिसोर्स है, ब्लैक बोर्ड रिसोर्स है, क्योंकि ये सब चीज से हमारा जो नीड्स है वो पूरा हो रहा है। तो जो भी चीज से हमारा जो नीड्स पूरा हो, मतलब नीड्स को सेटिस्फाई करे, उसको हम लोग रिसोर्स कहेंगे। ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। तो रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द डिफरेंट बेसिस इनटू फॉलोइंग टाइप। रिसोर्स को हम लोग डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। तो हम लोग को जो 10th क्लास में पढ़ना है तो यही 4 पढ़ना है। तो चलिए इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर रिसोर्स को हम लोग 2 पार्ट में बांट सकते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, renewable and non-renewable. On the basis of ownership, individual, community, national and international. On the basis of status of development, potential, developed, stock and reserve. तो चलिए इसको हम लोग एक एक कर हम लोग अब डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज बायोटिक रिसोर्स एंड अबायोटिक रिसोर्स। तो देखते हैं कि बायोटिक रिसोर्स क्या होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर इन्वायरमेंट आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे इन्वायरमेंट में उसको हम लोग बायोटिक रिसोर्स कहेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, एनिमल्स, इंसेक्ट एक्सेट्रा। ट्रीज है, एनिमल्स है, इंसेक्ट है एक्सेट्रा, ये सब आएंगे हमारे बायोटिक रिसोर्स में। तो चलिए जो दूसरा है वो है अबायोटिक रिसोर्स। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट आर टर्म्ड एज अबायोटिक रिसोर्सेज। जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है हमारे इन्वायरमेंट में वो सब आएगा अबायोटिक रिसोर्स में। तो बायोटिक रिसोर्स का जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट में आएगा उसको हम लोग बायोटिक रिसोर्स में रखेंगे। अबायोटिक रिसोर्स में जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है हमारे इन्वायरमेंट में उसको हम लोग अबायोटिक रिसोर्स में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अबायोटिक रिसोर्स एग्जाम्पल अर्थ है, एयर है, वाटर है, मेटल्स है, रॉक्स है एक्सेट्रा। ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। सो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज 2, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो पहले हम रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स। वो रिसोर्स जो कम समय में फिर से बन जाए उसको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, क्रॉप, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, दीज आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू रिन्यूड आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो रिसोर्स फिर से जब खत्म होने के बाद फिर से जब उसको बनाते हैं तो उसमें मिलियंस ऑफ ईयर लग जाए उसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल, जैसे कि फॉसिल फ्यूल। तो चलिए आगे हम लोग हमारा जो अगला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। तो पहले हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्स पढ़ेंगे। रिसोर्सेज ऑन बाय इंडिविजुअल आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्स। जो रिसोर्स एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल द्वारा ऑन हो उसको हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड ऑन बाय ए फार्मर और हाउस एक्सेट्रा आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल कोई एक फार्मर है, उसका एक खेत है, तो वो उसी फार्मर मतलब एक पार्टिकुलर फार्मर का वो बिलोंग करता है, सो उसको हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्स कहेंगे। ठीक है। और अगला जो है वो है कम्युनिटी रिसोर्स। रिसोर्सेज ऑन बाय द कम्युनिटी और सोसाइटी आर कॉल्ड कम्युनिटी रिसोर्सेज। कोई भी रिसोर्स कोई एक कम्युनिटी और एक सोशल ग्रुप से का वो बिलोंग करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल ग्रेजिंग फील्ड्स, ponds, river, these are called कम्युनिटी रिसोर्स, क्योंकि उसमें कोई एक पार्टिकुलर व्यक्ति का वो नहीं होता है, वो पूरे कम्युनिटी का होता है। ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है नेशनल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ऑन बाय द इंडिविजुअल नेशन आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो एक पार्टिकुलर नेशन का हो उसको हम लोग नेशनल रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट लैंड, रोड, कैनल, रेलवेज, दीज आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज, क्योंकि ये सब देश का होता है। ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज रेगुलेटेड बाय द नेशनल बॉडीज आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्स इंटरनेशनल कोई एजेंसी हो या कोई कॉर्पोरेशन हो
उसका बिलोंग करता हो तो उसको हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओशन एंड सी बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन एंड इज कॉल्ड द ओपन सी और ओशन। नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज विदाउट द परमिशन ऑफ द इंटरनेशनल बॉडी। मतलब हम लोग जो समुद्र में 200 किलोमीटर के बाद जो भी रिसोर्सेज मिलता है वो सब इंटरनेशनल रिसोर्स होता है। कोई भी कंट्री वो रिसोर्स के यूज नहीं कर सकता है बिना परमिशन लिए हुए। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक्स एंड रिजर्व्स। तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन, जो रिसोर्स एक पर्टिकुलर रीजन में उसको हम लोग पाते हैं बट नॉट यूज प्रॉपरली, लेकिन उसको हम लोग अभी प्रॉपरली उसको हम यूज नहीं कर पाए हैं। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान एंड गुजरात रिसीव प्लेंटी ऑफ सोलर एनर्जी। जैसे कि राजस्थान और गुजरात में बहुत सारा सोलर एनर्जी पाया जाता है एंड हैव प्लेंटी ऑफ विंड एनर्जी, और वहाँ पे बहुत सारा विंड एनर्जी भी है। बट यूज ऑफ दिस रिसोर्सेज सो फार हैज नॉट बीन डेवलप प्रॉपरली, लेकिन वो रिसोर्स को यूज करने का टेक्नोलॉजी वहाँ पे अब तक डेवलप नहीं हुआ है, उसको हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स में रखते हैं। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है डेवलप्ड रिसोर्स। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। Resources which are developed and surveyed for the utilization are being used in present time are known as developed resource। वो रिसोर्स जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में डेवलप्ड है और उसको हम लोग यूज कर रहे हैं उसको हम लोग डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं। मतलब वो रिसोर्स जिसको हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं उसको हम लोग डेवलप्ड रिसोर्स में रखते हैं। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है स्टॉक्स, रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल बट वी डू नॉट हैव प्रॉपर टेक्नोलॉजी। जो रिसोर्स अभी अवेलेबल है लेकिन हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है टू यूज देम, उसको यूज करने के लिए आर कॉल्ड स्टॉक रिसोर्स, उसको हम लोग स्टॉक रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जो कि वाटर है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। विच कैन बी यूज एज फ्यूल, जिसको हम लोग फ्यूल जैसा यूज कर सकते हैं। बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी, लेकिन हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है, दिस आर नॉट बीइंग यूज, इस कारण इसको हम लोग अभी यूज नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारा अगला जो टॉपिक है रिजर्व। तो चलिए इसको देखते हैं। रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल, रिसोर्सेज जो हमारे पास अभी अवेलेबल है एंड नाउ हैव टू बी यूज देम इज ऑल्सो प्रेजेंट बट they are yet to be used are called reserves resource। ऐसा रिसोर्स जो अभी हमारे पास अवेलेबल है और उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं वो भी मालूम है, लेकिन तब भी हम उसको अभी बचा के रखे हैं तो उसको हम लोग रिजर्व रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत सारा रिसोर्स है बट इनडिस्क्रिमिनेंट यूज ऑफ रिसोर्स, लेकिन रिसोर्स का दुरुपयोग करना इज क्रिएटिंग मेनी प्रॉब्लम, इससे बहुत सारा प्रॉब्लम उत्पन्न हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक्मुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इज ओनली फ्यू हैंड, जो रिसोर्स है उसको एक पार्टिकुलर ही व्यक्ति और सोशल ग्रुप के हाथ में रहना, लिव्स अदर अनसेटिस्फाई, और दूसरे को उसको यूज ना करने देना, ये गलत है। जो रिसोर्स है उसको ऐसा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि हर एक जो ग्रुप है वो यूज करे, ऐसा नहीं कि केवल जो रिच है वही उसको यूज कर सके। ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेशन यूज ऑफ रिसोर्सेज इज क्रिएटिंग मेनी प्रॉब्लम्स अराउंड द वर्ल्ड। जो इनडिस्क्रिमिनेशन जो रिसोर्सेज का है वही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे बना रहा है पूरे वर्ल्ड में। सच एज ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, इकोलॉजिकल क्राइसिस, डिस्टर्बेंस ऑफ द ओजोन लेयर एक्सेट्रा, ये सब हो रहे हैं क्योंकि जो रिसोर्स है वो एक पार्टिकुलर लोग के हाथ में है, जो रिच लोग हैं उनके हाथ में है। जो रिसोर्स है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो जो एक पार्टिकुलर ग्रुप में अगर कोई भी रिसोर्स होगा तो उसका ओवर यूज होगा, उसका मिस यूज होगा, जिससे हमारे जो इन्वायरमेंट है उस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो दस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज becomes very necessary for the sustainable development। इस कारण जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। डेवलपमेंट विच टेक प्लेस विदाउट द डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड कंप्रोमाइजिंग विद द नीड ऑफ द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो डेवलपमेंट जो बिना इन्वायरमेंट को डैमेज पहुंचाए हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, उसी को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। क्योंकि जो रिसोर्स हमारे पास है वो हम लोग यूज करें और उसको हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा कर रखें, उसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। कीपिंग द व्यू ऑफ जो
जुडिफाइज यूज ऑफ रिसोर्स, जो रिसोर्स है उसको अच्छी तरह यूज को जो ध्यान में रखते हुए एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए द अर्थ समिट वाज ऑर्गेनाइज, जो अर्थ समिट था उसको ऑर्गेनाइज किया गया इन 1992 में इन रायो डी जेनेरियो में, इन विच उसमें मोर देन 100 स्टेट, उसमें 100 कंट्रीज के जो हेड थे वहाँ पे आए थे और एग्रीड हुए थे विद द एजेंडा 21, और जो एजेंडा 21 था उसमें एग्री हुए थे फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एंड द प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, और जो रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर यूज के लिए। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 है क्या? जो एजेंडा 21 है वो यूनाइटेड स्टेट द्वारा ये लॉन्च किया गया था, 1992 में ये लॉन्च हुआ था। रायो डी जेनेरियो जगह है वहाँ पे, यहाँ पे 100 कंट्री के जो प्रतिनिधि थे वो यहाँ पे आए थे और यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलप मतलब रिसोर्स का जो सस्टेनेबल डेवलप है कैसे किया जाए उसके विषय में बात किया गया था, और जो रिसोर्स है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि हर सेक्शन के जो लोग हैं वो यूज कर सके, और इन्वायरमेंट को डैमेज होने से कैसे बचाया जाए उस पर यहाँ पे बात हुआ था। तो इस वीडियो में मैंने ये ज्योग्राफी का जो ये पहला चैप्टर इसका पार्ट 1 मैंने कर दिया। ठीक है, तो अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय इन द नेक्स्ट लेक्चर। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस फाउंडेशन पे। तो आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जिसका नाम रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट है उसका आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मैं अपने चैनल पे नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, जो आज का हमारा जो टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग उसको हम शुरू करते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इज ए जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स। जो रिसोर्स प्लानिंग है वो रिसोर्स का उचित इस्तेमाल करना है। रिसोर्स प्लानिंग बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट इन कंट्री लाइक इंडिया। हमारा जो देश है इंडिया उसके लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वे रिसोर्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली, जहाँ पे जो रिसोर्स है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही ढंग से नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मेनी स्टेट्स आर रिच इन मिनरल्स। हमारे जो देश में बहुत सारे जो स्टेट है वो खनिजों में बहुत ज्यादा रिच है, एंड डिफिशियंट इन अदर रिसोर्सेज, और दूसरे रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा उनके पास कमी है। सच एज झारखंड इज रिच इन मिनरल्स, जैसे कि जो झारखंड है वो मिनरल्स में रिच है, बट देयर इज प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन वहां पे ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम है। एंड अदर फैसिलिटी, और दूसरे फैसिलिटी का, अरुणाचल प्रदेश है प्लेंटिंग ऑफ वाटर, जो अरुणाचल प्रदेश है उसके पास बहुत ज्यादा पानी है, बट लैक ऑफ अदर डेवलपमेंट, लेकिन उसके बाद और सब जो डेवलपमेंट का जो चीज है उसमें वो कम है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज नहीं है, इसी कारण वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। This type of discriminations can be reduced or completely vanished with the proper planning of the judicious use of resources. यह तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे जो देश के जो स्टेट्स में है उसको हम लोग कम्प्लीटली उसको हम हटा सकते हैं रिसोर्स का सही ढंग से इस्तेमाल करके। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वह रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो चलिए इसको हम देखते हैं। रिसोर्स कैन कंट्रीब्यूट इन प्रॉपर डेवलपमेंट। रिसोर्स है वो प्रॉपर डेवलपमेंट में तब कंट्रीब्यूट करता है ओनली विथ ए गुड प्लानिंग, जब हमारे पास अच्छा प्लान हो, कीपिंग द टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशन इन माइंड। जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, स्किल है, उसको अगर हम ध्यान में रख कर अगर हम प्लान बनाएंगे तब भी हमारा जो रिसोर्स है उससे हमारे देश का डेवलपमेंट हो पाएगा। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल। जो रिसोर्स प्लानिंग है इंडिया में वो बहुत इंपॉर्टेंट गोल था। राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 years प्लान, हमारा जो फर्स्ट 5 year प्लान था उसी वक्त से जो रिसोर्स प्लानिंग है वो हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग। जो ये पॉइंट है वो रिसोर्स प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। मेकिंग द इन्वॉल्वमेंट्री ऑफ द रिसोर्स आफ्टर देयर रीजन्स वाइज आइडेंटिफिकेशन अक्रॉस द कंट्री। मेकिंग द इन्वॉल्वमेंट्री, जो सूची है हमारे रिसोर्स का उसका पहले हम अच्छी तरह से सूची बनाएंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको पहचानेंगे कि हमारे कंट्री में कहाँ कहाँ पे कौन सा रिसोर्स है। मेकिंग ऑफ द प्लानिंग स्ट्रक्चर विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशन। जो हमारा जो रिसोर्स का जो प्लानिंग स्ट्रक्चर है उसको हम लोग अपने टेक्नोलॉजी से कंपेयर करेंगे, हमारे स्किल से कंपेयर करेंगे कि हमारे जो टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट है कि नहीं हमारा जो ये रिसोर्स है उसको डेवलप करने के लिए। मैचिंग ऑफ द रिसोर्स प्लान विद द डेवलपमेंट प्लान। जो रिसोर्स का जो प्लान है उसको हमारा जो डेवलपमेंट प्लान से मैच करेंगे, अगर उससे अगर हमको फायदा होगा तभी हम उसको हम करेंगे, नहीं तो हम उसको नहीं करेंगे। ठीक है,
हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो चलिए इसको देखते हैं। ओवर यूज ऑफ द रिसोर्सेज क्रिएट द मेनी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। दो रिसोर्स का ओवर यूज है उससे सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम उत्पन्न हो रहे हैं। मेनी लीडर्स एंड थिंकर्स हैव बीन एडवोकेटिंग फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज। बहुत सारे जो लीडर्स है वो यह सोचते हैं कि जो रिसोर्स है उसका उचित इस्तेमाल करना चाहिए, इस पर वो अपना विचार हमेशा देते रहते हैं। गांधी जी ने बताया था देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड्स। सभी के नीड्स के लिए जो रिसोर्स है वो इनफ है, मतलब पर्याप्त है, एंड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड। लेकिन किसी के लालच के लिए जो रिसोर्स है वो पर्याप्त नहीं है। He thought that वो सोचते थे कि एक्सप्लोटिव नेचर ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज द रूट कॉज ऑफ डुप्लीकेशन एट द ग्लोबल लेवल। उनका यह सोच था कि जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उन्हीं के कारण जो हमारे जो वातावरण में है ये पोल्यूशन हो रहा है। He believes in the production by the mass। वो प्रोडक्शन मास के मतलब बहुत सारे लोगों के द्वारा जो प्रोडक्शन होता है उसमें बिलीव करते हैं, एंड नॉट इन द मास प्रोडक्शन। जो मास प्रोडक्शन है उस पर बिलीव नहीं करते हैं। दस द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स एट द वेरियस लेवल। इसी प्रकार जो रिसोर्स का जो बचाना बहुत सारे लेवल पर बिकेम्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, यह बहुत जरूरी हो गया है। रिसोर्स कैन बी कंजर्व्ड ओनली विद देयर जुडिशियस यूज। जो रिसोर्स है उसको हम लोग बचा सकते हैं केवल उसका उचित इस्तेमाल करके, ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है वह लैंड रिसोर्सेज। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। जो लैंड है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। लैंड सपोर्ट आवर लाइफ सिस्टम। जो लैंड है वो हमारे जो लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करता है। दस केयरफुल प्लानिंग ऑफ यूज ऑफ लैंड रिसोर्सेज इज नेसेसरी। इसी कारण जो लैंड रिसोर्स है उसका केयरफुल मतलब ध्यान पूर्वक उसका प्लानिंग करके उसका यूज करने की जरूरत है। इंडिया कंप्राइजेस ऑफ मेनी टाइप ऑफ लैंड। इंडिया में बहुत प्रकार के लैंड पाए जाते हैं। These are mountain, plateaus, plain and iceland। यहाँ पे माउंटेन्स है, प्लेटूस है, प्लेन्स है और आइसलैंड है। तो चलिए इसको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूस। माउंटेन्स अबाउट 30% ऑफ द लैंड इन इंडिया इज इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन। 30% जो हमारे देश में जो लैंड है वो माउंटेन्स है। माउंटेन सपोर्ट द पेरेनियल फ्लो ऑफ रिवर। जो माउंटेन है उससे जो रिवर होता है वो फ्लो होता है। विच कैरी द फर्टाइल सॉइल, जो कि फर्टाइल सॉइल कैरी करता है। एंड फैसिलिटेट इरिगेशन एंड प्रोवाइड द ड्रिंकिंग वाटर। जिससे किसानों के खेत में इरिगेशन का पानी पहुंचता है और ड्रिंकिंग वाटर पहुंचता है। तो अगला जो है वो प्लेन्स है। अबाउट 43% ऑफ द लैंड इन इंडिया आर फॉर्म ऑफ प्लेन्स। जो 43% जो लैंड है हमारे देश में वो प्लेन्स है। प्लेन्स प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर द एग्रीकल्चर, बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्री एंड हाउसेस एक्सेट्रा। जो प्लेन लैंड होता है वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, बिल्डिंग्स वहाँ पे बनता है, इंडस्ट्रीज वहाँ पे बनता है और लोगों का वहाँ पे घर रहता है। प्लेटूस अबाउट 27% ऑफ लैंड इन इंडिया इज इन द फॉर्म ऑफ प्लेटूस। 27% जो लैंड है हमारे जो देश में वो प्लेटूस है। विच प्रोवाइड द मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट। जो प्लेटूस होता है वहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा जो मिनरल्स मिलता है, फॉसिल फ्यूल मिलता है, वहाँ पे फॉरेस्ट रहता है, ठीक है। हमारा जो ये अगला टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन, पैटर्न्स ऑफ यूज ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, तो इस वीडियो को आप यहाँ पे पॉज कर लो और इसको एक बार पढ़ लो इसको पढ़ लो। यहाँ तक है, इसको एक बार पॉज कर लो, यहाँ से है इसको पॉज करो एक बार वीडियो और इसको पढ़ लो। उम्मीद है आपने पॉज करके पढ़ लिया होगा। चलो एक बार और मैं कर देता हूँ। ये लो पॉज कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको भी पॉज कर लिया होगा, आपने पढ़ लिया होगा। हमारा जो अगला टॉपिक है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। पैटर्न ऑफ यूज ऑफ लैंड डिपेंड अपॉन द फिजिकल एंड द ह्यूमन फैक्टर बोथ। जो पैटर्न लैंड का होता है वो डिपेंड करता है दोनों पर, फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर, ठीक है। ये दोनों पर लैंड का जो पैटर्न है वो डिपेंड करता है। क्लाइमेट, टोपोग्राफी, टाइप्स ऑफ सॉइल एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड एज द फिजिकल फैक्टर। जो क्लाइमेट है, टोपोग्राफी है, सॉइल का टाइप है, ये सब फिजिकल फैक्टर में ये कंसिडर होते हैं। वाइल द पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, स्किल, पॉपुलेशन डेंसिटी, ट्रेडिशन, कैपेबिलिटी एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड एज द ह्यूमन फैक्टर। जो पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजी है, स्किल है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, ट्रेडिशन है, कैपेबिलिटी है, ये सब ह्यूमन फैक्टर में काउंट होते हैं, ठीक है। इंडिया हैज टोटल 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड यूज डेटा। जो इंडिया के पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो लैंड का जो डाटा है, बट ओनली 93% लैंड ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया इज अवेलेबल। लेकिन 93% जो लैंड है, जो टोटल जोग्राफिकल एरिया का, वही हम लोग के पास अभी अवेलेबल है। दिस इज बिकॉज, ये इसलिए कि इन
लैंड यूज डेटा हैज़ नॉट बीन कलेक्टेड फॉर द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट आसाम। जो लैंड का जो डेटा है वो आसाम को छुड़ा कर, और जो नॉर्थ में जो और सब जो जगह है वहाँ से अब तक कलेक्ट नहीं हुआ है। एंड द लैंड ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड द कश्मीर हैज़ नॉट बीन सर्वेड बिकॉज ऑफ द मेनी अनअवॉइडेबल रीजन। और जो लैंड जो ऑक्यूपाई किया गया है पाकिस्तान के द्वारा और चाइना के द्वारा, वो भी अभी सर्वे नहीं हुआ है बहुत सारे रीजन के कारण। ठीक है। द लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर इज डिक्रीजिंग। जो लैंड है जो परमानेंट पेस्चर का वो डिक्रीज होते जा रहा है। दिस विल क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर द ग्रेजिंग। ये ग्रेजिंग के लिए प्रॉब्लम उत्पन्न कर रहा है। द टोटल नेट सोन एरिया इज नॉट मोर देन 54%। जो नेट सोन एरिया है जो टोटल वो 54% से भी कम है, इंक्लूडिंग द लैंड अदर देन द फैलो लैंड। अगर हम फैलो लैंड को भी इंक्लूड कर ले तब भी लैंड अदर देन द फैलो लैंड इज आइदर पुअर क्वालिटी और टू मच कॉस्टली टू कल्टिवेट। फैलो लैंड को अगर छोड़कर और भी कोई लैंड पर अगर हम कल्टीवेट करेंगे तो वहाँ पे जो फर्टिलिटी है वो बहुत पुअर है, या अगर हम वहाँ पे कल्टीवेट करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग को मैन्योर लगेगा, फर्टिलाइजर लगेगा, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा कल्टीवेशन। दिस लैंड आर कल्टिवेटेड ओनली वंस और ट्वाइस इन 2 or 3 ईयर कंसिक्यूटिव ईयर। ये जो लैंड है वो 2-3 साल में 1 से 2 बार ये कल्टीवेट होते हैं। द पैटर्न ऑफ द नेट सोन एरिया वेरीज वाइडली फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। दो पैटर्न है नेट सोन एरिया का, हर एक स्टेट और दूसरे स्टेट में वेरी करते रहता है। वेयर द नेट सोन एरिया इज 18% इन द स्टेट लाइक पंजाब। जो स्टेट है पंजाब वहाँ पे जो नेट सोन एरिया है वो 18% है। इट इज़ ओनली 10% इन द स्टेट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे मात्र 10% है। मिजोरम, मणिपुर एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सच एस डिफरेंस इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि और स्टेट है जैसे कि मिजोरम है, मणिपुर है, अंडमान एंड निकोबार है, सच इससे बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस है वो बन रहा है, इससे बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के आधार पे द फॉरेस्ट शुड बी 33%। जो फॉरेस्ट है उसको 33% होना चाहिए था। अब द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, जो हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 33% फॉरेस्ट होना चाहिए। विच इज एसेंशियल टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, जो कि बहुत जरूरी है हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए। बट द फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया इज फार लेस देन द डिजायर मेजर। लेकिन जो इंडिया में जो फॉरेस्ट का जो एरिया है उससे बहुत कम है। दिस इज बिकॉज ऑफ द इलीगल डिफॉरेस्टेशन एंड डेवलपमेंट विच कैनॉट बी ओवरलुक्ड सच एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। जो पेड़ की कटाई है और जो डेवलपमेंट के लिए जो रोड बनाने के लिए और बिल्डिंग बनाने के लिए, इसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस कारण जो हमारे देश में जो फॉरेस्ट का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ अ लार्ज पॉपुलेशन विच इज ड्वेलिंग एट द फ्रेगमेंट ऑफ द फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट एंड इट प्रोड्यूस रिजल्टिंग इन द रिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। जो कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है इसके कारण जो लोग हैं वो फॉरेस्ट में आते हैं, पेड़ की कटाई करते हैं, वहाँ पे अपना घर बनाते हैं। इससे भी जो डिफॉरेस्टेशन होता है इस कारण हमारे देश में जो फॉरेस्ट का जो परसेंटेज है वो कम हो रहा है। ठीक है। मोरोवर कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड, अगर हम बहुत समय तक एक ही लैंड पर अगर कल्टीवेशन करते रहेंगे विदाउट टेकिंग द मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज डिग्रेडेड देम, अगर उसको हम लोग डिग्रेडेट करने से नहीं बचाएंगे, दिस हैज रिजल्टेड इन द प्रीडिस्क्यूशन इन द सोसाइटी एंड द क्रिएटिंग द सीरियस प्रॉब्लम टू द इन्वायरमेंट। इससे हमारा जो इन्वायरमेंट में बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने इसमें लगभग ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को टच कर दिया है। इसके बाद मैं एक और पार्ट बनाऊंगा, उसमें आपका ये जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस फाउंडेशन पे। तो आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जिसका नाम रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट है उसका आज हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है लैंड एज ए रिसोर्स। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। आवर पास्ट जनरेशन लेफ्ट लैंड फॉर अस विदाउट एक्सप्लॉइटिंग देम टू मच। जो हमारे जो इससे पहले जो जनरेशन के जो हमारे पूर्वज थे वो जो लैंड को बिना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करके बिना ज़्यादा हानि पहुंचाए वो हमारे लिए छोड़ गए। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस टू, और हमसे भी यही उम्मीद की जा रही है कि हम भी जो लैंड है उसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना करें और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़े। वी फुलफिल मोस्ट ऑफ आवर नीड, हम लोग अपने बहुत से ज़रूरत का जो चीज़ है वो लैंड से पूरा करते हैं। सच एज फूड, क्लॉथ, शेल्टर, ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा, जैसे कि भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, शेल्टर हो गया और
पीने का पानी हो गया। बट इन पास्ट फ्यू डिकेड्स, लेकिन पिछले कुछ डिकेड्स में द क्वालिटी ऑफ लैंड इज डिग्रेडिंग फियर्सली बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। लेकिन कुछ जो डिकेड हो से जो लैंड का जो क्वालिटी है वो घट रहा है, ठीक है, हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण। मेनी ह्यूमन एक्टिविटी aggravated the natural forces which are in turns degrading the land resources also। जो हमारे जो बहुत बिगड़ जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसके कारण जो लैंड का जो क्वालिटी है वो दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है, ठीक है। Presently about 130 million hectare of the land is reported under degraded land in India। हमारे देश में अभी 130 मिलियन जो हेक्टेयर ऑफ जो लैंड है वो डिग्रेड हो चुके हैं। इन विच 28% ऑफ द लैंड बिलोंग टू द फॉरेस्ट, इसमें से 28% जो लैंड है वो फॉरेस्ट के हैं। एंड अबाउट 28% इज़ वाटर एरोडेड एरिया, और जो 28% है वो वाटर से डिग्रेड हुए हैं। रेस्ट डिग्रेडेड लैंड इज़ बिकॉज ऑफ ओवर डिपोजिट ऑफ द स्लैंटिंग एंड एल्कलिटी, और जो लैंड जो डिग्रेड हुए हैं वो इंडस्ट्री क्या करता है कि अपना स्लैंटिंग और एल्कलिटी जो प्रोडक्ट होता है वो वहाँ पे डिपॉजिट करता है, इसी कारण जो लैंड डिग्रेड होता है। स्लैंटली का मतलब होता है खराबपन और जो एल्कलिटी का मतलब होता है क्षारीयता, ठीक है। Overgrazing, mining, deforestation, division of the land in a small area because of the family feud etc. are some of the major cause of the degradation of the land। ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, ये सब के कारण, और जो लैंड का जो स्मॉल स्केल में जो डिवाइड होता है फैमिली के जो झगड़ों के कारण, इससे भी जो लैंड होता है वो डिग्रेड होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ माइनिंग इन द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में माइनिंग के कारण लैंड आर लेफ्ट अबंडन, जो लैंड है उसको इसी तरह छोड़ दिया गया है विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट, बिना उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिए हुए। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द माइनिंग वर्क हो जाने के बाद जो लैंड को जो डिग्रेड हो जाता है उसको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसके बाद वो बिना वो ट्रीटमेंट दिए हुए ही उस लैंड को इसी तरह से छोड़ दिया गया है। दिस रिजल्टेड इन द फॉर्म ऑफ डीप स्केयर एंड टेरेस, इसके कारण जो लैंड है उस पर बहुत ज़्यादा जो निशान होता है वो हो गया है। अलॉन्ग विद द माइनिंग डिफोरेस्टेशन, वहाँ पे जो माइनिंग वर्क जब हो रहा था वहाँ पे जो पेड़ की कटाई हुई थी, उसके बाद जो लैंड डिग्रेड हुआ था, उसके बाद जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो लैंड को और उस जगह को फिर से अपना जो न्यूट्रिएंट है उसको गेन करने के लिए, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं किया गया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। इन दिस स्टेट हैज़ डिग्रेडेड द लैंड वेरी फास्ट, ऐसे ही स्टेट में जो लैंड का डिग्रेडेशन होता है वो बहुत ही तेज़ी से होता है। इन द स्टेट ऑफ द उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा है, ओवर इरिगेशन कॉजेस वाटर शॉर्टेज, जो ओवर इरिगेशन है उसके कारण जो वाटर का जो शॉर्टेज होता है वो हो जाता है। एंड इंक्रीज इन द एल्कलिनिटी एंड द स्लाइंटली ड्यू टू द वाटर लोडिंग, जो एल्कलिनिटी हो जाता है सॉइल और जो स्लाइंटली हो जाता है ये वाटर लोडिंग के कारण हो जाता है, ठीक है। इन बिहार, असम और अरुणाचल प्रदेश, जो बिहार है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है, लैंड इज डिग्रेडेड बिकॉज ऑफ फ्लड, जो लैंड है फ्लड के कारण, मतलब जो पानी जो जम जाता है, जो फ्लड आ जाते हैं, उसको हम लोग अपने लैंग्वेज में हम अभी बिहार के हैं तो यहाँ पे जो इसको हम लोग दहाड़ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको दहाड़ कहते हैं, तो ये आ जाता है तो जो लैंड है वो डिग्रेडेड हो जाता है, ठीक है। स्टेट इन विच मिनरल प्रोसेसिंग सच एज ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एक्सेट्रा, जो स्टेट जहाँ पे जो लाइमस्टोन है उसको तोड़ा जाता है और सीमेंट बनाया जाता है, प्रोड्यूसेस द ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में डस्ट उत्पन्न होते हैं। दिस डस्ट प्रिवेंट द पर्कुलेशन ऑफ द वाटर बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑन द ग्राउंड एंड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड, जहाँ पे जो डस्ट ये बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है तो वहाँ पे जो वाटर का जो पर्कुलेशन होता है, मतलब वाटर जो ज़मीन पर स्विप करता है वो नहीं हो पाता है, इसके कारण वहाँ का जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाता है। द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड क्रिएट द मेनी प्रॉब्लम सच एज फ्लड, लैंड का डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उत्पन्न करवाता है, जैसे कि फ्लड हो जाता है, वहाँ पे बहुत प्रकार के डिजीज़ हो जाते हैं एक्सेट्रा, विच लेड टू द डिक्रीज इन जीडीपी एंड द कंट्री हैज़ टू फेस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और वहाँ के जो कंट्री होता है वहाँ उसका जीडीपी गिर जाता है और उस कंट्री में इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मेजर्स टू कंजर्व द लैंड रिसोर्सेज, तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो पहला जो है वो अफॉरेस्टेशन, जो हम लोग को जो लैंड रिसोर्स को अगर बचाना है तो हम लोग को अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ को लगाना पड़ेगा। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द ग्रेजिंग, जो ग्रेजिंग जो कैटल्स करते हैं उसको हम लोग एक अच्छी तरह से मैनेजमेंट करना होगा कि ओवर ग्रेजिंग ना हो।
एस्टेब्लिशन ऑफ द सैंड ड्यूज बाय द प्लांटेशन ऑफ थॉर्नी बुशेस, जो डस्ट उड़ता है उसको रोकने के लिए हम लोग को जो थॉर्नी बुशेस है, ग्रासेस है, उसका प्लांटेशन करना पड़ेगा। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द वेस्टलैंड, जो वेस्टलैंड है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बाय प्रॉपर इरिगेशन, इरिगेशन है उसको प्रॉपर ढंग से करना पड़ेगा, ना ही हमको ओवर इरिगेशन करना है ना ही कम इरिगेशन करना है, मतलब एकदम प्रॉपर इरिगेशन करना है जिससे जो क्रॉप्स हैं वो अच्छी तरह से हो, जो सॉइल है उसको डिग्रेड ना किया जाए, जैसे कि हमारे जो पंजाब में हरियाणा में हो गया था। बाय द प्रॉपर हार्वेस्टिंग, जो हार्वेस्टिंग है वो ढंग से किया जाए। कंट्रोल ओवर माइनिंग वर्क, जो माइनिंग वर्क है उसको कंट्रोल किया जाए। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द लैंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द माइनिंग वर्क, जो माइनिंग जो वर्क जिस लैंड पे होने के बाद उस लैंड को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दिया जाए। डिस्चार्ज ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड द एफ्लुएंट ओनली ऑफ द प्रॉपर ट्रीटमेंट, जो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उसको अच्छी ट्रीटमेंट देने के बाद ही उसको डिस्चार्ज किया जाए। प्लांटेशन ऑफ द ट्री अलोंग द रोड साइड, जो रोड साइड है वहाँ पे ट्री की प्लांटेशन की जाए। बाई प्रिवेंटिंग द डिफोरेस्टेशन, पेड़ की कटाई को रोक कर भी हम लोग ये कर सकते हैं। अगर हम लोग ये सब जो पॉइंट है अगर ये सब करेंगे तो जो हमारा लैंड है वो कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वह सॉइल एज ए नेचुरल रिसोर्स। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, जो सॉइल है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। सॉइल सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जो सॉइल है वो प्लांट के ग्रोथ में सपोर्ट करता है। सॉइल इज द नेचुरल होम ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सॉइल है वो बहुत लिविंग ऑर्गेनिज्म का घर है, सच एज एंट, रैट एंड मैनी इंसेक्ट, जैसे कि चूहा है, चींटियाँ हैं, सांप है और बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का जो ये सॉइल है वो घर है। तो अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। चलिए इसको देखते हैं। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू फॉर्म 1 सेंटीमीटर ऑफ द सॉइल, सॉइल का 1 सेंटीमीटर बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग प्रोसेस ऑफ द रॉक, जो रॉक होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं तब जाकर सॉइल का फॉर्म होता है। वेरियस नेचुरल फोर्सेस सच एज टेम्परेचर, रनिंग वाटर, विंड एक्सेट्रा along with many physical chemical changes are equally important in the formation of the soil। जो सॉइल होता है वो जो वाटर होता है वो रनिंग वाटर होता है, टेम्परेचर होता है, ये ऐसे जो फिजिकल फैक्टर है, केमिकल फैक्टर है, इस सब से ये फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस कारण हमको जो सॉइल है उसको सॉइल इरोजन होने से बचाना चाहिए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने में 1000 ईयर्स लगते हैं। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। सॉइल इज कैटेगराइज इन मेनी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, कलर, एज, केमिकल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। जो सॉइल है उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उसके कलर पे, एज पे, केमिकल प्रॉपर्टी पे और एक्सेट्रा। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, विच कंप्राइजेस ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ लैंड, जहाँ पे बहुत प्रकार के लैंड्स। 10 मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन इन इंडिया। इसी कारण जो इंडिया में बहुत प्रकार के सॉइल पाए जाते हैं बहुत सारे रीजन्स में। जो हमारा जो पहला जो सॉइल है वह अलुवियल सॉइल, जो कि बहुत फर्टाइल सॉइल होता है। इस सॉइल पे जो प्रोडक्शन होता है जो क्रॉप्स का वो बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे पाया जाता है। अवेलेबिलिटी, alluvial soil is found near the river or plain formed by the river। alluvial जो रिवर के जो प्लेन होते हैं और जो प्लेन रिवर द्वारा फॉर्म होता है वहीं पे फाउंड होता है। alluvial soil is considered relatively younger in age, जो alluvial soil है वो बहुत ही यंग है एज में। in India alluvial soil is found in the northeast plain where the Ganga, यमुना एंड ब्रह्मपुत्रा फॉलोस। इंडिया में जो alluvial soil होता है वो नॉर्थ ईस्ट प्लेन में पाया जाता है, जहाँ पे गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्रा फ्लो करता है, वहाँ से बहता है। अलुवियल सॉइल इज डिपोजिट बाय द रिवर सिस्टम, जो अलुवियल सॉइल है वो रिवर सिस्टम का डिपोजिट है। इंटायर नॉर्थ प्लेन इज मेड अप ऑफ अलुवियल सॉइल, जो पूरे जो नॉर्थ प्लेन है वो अलुवियल सॉइल से बना हुआ है। alluvial soil is also found in the eastern coastal plain near the Mahanadi, the Krishna and the Godavari and the Kaveri river। जो alluvial soil है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में पाया जाता है, जहाँ पे महानदी है, कृष्णा है और द गोदावरी रिवर्स है। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है नेचर ऑफ अलुवियल सॉइल है। तो चलो इसको देखते हैं। अलुवियल सॉइल इज वेरी फर्टाइल, जो अलुवियल सॉइल होता है बहुत फर्टाइल होता है। द प्लेन ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना एक्सेट्रा, जो कि जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना होता है उसके प्लेन में ये फाउंड होता है। आर डेंसली पॉपुलेटेड, ये जो प्लेन होते हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं, मतलब यहाँ के पे जो जनसंख्या होती है बहुत ज़्यादा होता है। अलुवियल सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस
प्रोपोर्शन ऑफ सिल्ट एंड सैंड। जो अलुवियल सॉइल है वो मिक्सचर है बहुत सारे पार्टिकल्स के, जैसे कि सिल्ट है, सैंड है और क्ले है। अलुवियल सॉइल डिफर इन साइज ऑफ देयर पार्टिकल। जो अलुवियल सॉइल होते हैं उसके जो पार्टिकल के जो साइज होते हैं उसमें भी ये डिफर होता है। एट द एरिया ऑफ द ब्रेक ऑफ द स्लोप, जो एरियाज और स्लोप से ये आते हैं वहाँ पे इसका जो साइज होता है वो भी वैरी करता है। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, उनके पार्टिकल्स के साइज पे ऑफ द ग्रेन ऑफ द सॉइल, और उसके सॉइल के आर आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजेस। और इसको भी छोड़ देते, इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, उसके एज पे भी हम क्लासीफाई करते हैं। द ओल्डर अलुवियल सॉइल इज नोन एज द वांगर। जो ओल्ड अलुवियल सॉइल है उसको हम लोग वांगर कहते हैं। एंड द न्यू अलुवियल सॉइल इज कॉल्ड खादर। और जो ओल्ड अलुवियल सॉइल इसको खादर कहते हैं। न्यू अलुवियल सॉइल हैज मोर कंसंट्रेशन ऑफ द कोर्स। जो ओल्ड अलुवियल सॉइल होता है उसमें बहुत ज़्यादा कंकर होते हैं, वाइल द ओल्ड अलुवियल सॉइल उसमें कम कंकर होते हैं। जो न्यू अलुवियल सॉइल होते हैं उसमें कम कंकर होते हैं, ओल्ड में बहुत ज़्यादा कंकर होते हैं। अलुवियल सॉइल रिच इन पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड द लाइम। जो अलुवियल सॉइल होता है उसमें पोटास और फॉस्फोरिक एसिड में ये रिच होता है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस केमिकल, अलुवियल सॉइल इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर कैन, पैडी, व्हीट, मेजन, पल्सेस। इसके कारण जो अलुवियल सॉइल होता है वो अच्छा होता है ग्रोथ के लिए, शुगर कैन के लिए, पैडी के लिए, व्हीट के लिए, मेज के लिए और पल्सेस के लिए। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ब्लैक सॉइल। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। तो अवेलेबिलिटी, ब्लैक सॉइल कहाँ पे पाया जाता है? बिकॉज ऑफ द ब्लैक कलर, इसका ब्लैक कलर होता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज कॉल्ड ब्लैक सॉइल। इसके कारण इस सॉइल को हम लोग ब्लैक सॉइल कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द रिगर सॉइल। इसको हम लोग रिगर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटो। जो ब्लैक सॉइल होता है वो नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटो में फाउंड हुआ होता है। इट इज फाउंड इन द प्लेटो ऑफ महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र के प्लेटो में फाउंड पाया जाता है। सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ये मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी प्लेटो में ये पाया जाता है। एंड एक्सटेंड अलोंग विद द वैल्यू ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। और ये कृष्णा गोदावरी रिवर के साथ भी इसका एक्सटेंड है, मतलब ये बढ़ गया है। नेचर, इसका नेचर कैसा होता है? ब्लैक सॉइल हैज द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द फाइन पार्टिकल। जो ब्लैक सॉइल है उसमें बहुत ज़्यादा जो कंसंट्रेशन होता है वो फाइन पार्टिकल्स का होता है। दस कैन होल्ड द मॉइस्चर। ये मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा टाइम तक होल्ड कर सकता है। इट कंटेन द कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड लाइम। ये कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और लाइम को इसमें कंटेन होता है, मतलब इसमें होता है। ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। जो ब्लैक सॉइल होता है वो कॉटन के ग्रोथ में के लिए सुटेबल होता है। एंड मेनी अदर क्रॉप्स आर ग्रोन इन एरिया ऑफ द ब्लैक सॉइल। बहुत सारे जो क्रॉप्स होते हैं वो ब्लैक सॉइल के रीजन में ग्रो करवाए जाते हैं। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक रेड एंड येलो सॉइल है। तो चलिए उसको देखते हैं। द सॉइल लुक रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन क्रिस्टल्स और मेटामॉर्फिक रॉक। ये जो सॉइल होता है वो रेड कलर का इसलिए दिखता है क्योंकि यहाँ पे आयरन क्रिस्टल इसमें होते हैं या मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं। व्हेन द सॉइल लुक येलो, जब ये सॉइल येलो कलर के देखते हैं। व्हेन इट ऑकर इन डिहाइड्रेटेड फॉर्म, जब इनमें से जो पानी का जो कंसंट्रेशन होता है वो जब खत्म हो जाता है तो ये येलो कलर के दिखते हैं। रेड सॉइल इज प्रेजेंट इन द ईस्टर्न एंड द साउथर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो। जो ये रेड सॉइल होता है ईस्टर्न पार्ट और साउथर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो में ये पाया जाता है। रेड सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ओडिशा, छत्तीसगढ़ ऑन द साउथर्न ईस्ट पार्ट ऑफ द गंगेटिक के प्लेन। जो ये रेड सॉइल होता है वो ओडिशा, छत्तीसगढ़ और जो साउथर्न पार्ट होता है और जो गंगेटिक प्लेन होता है वहाँ पे पाया जाता है। ऑल्सो द पेंडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, जो पेंडमेंट जोन होता है वेस्टर्न घाट के वहाँ पर भी ये पाया जाता है। तो अगला जो हमारा जो सॉइल है वो लेटरेट सॉइल। तो चलिए इसको देखते हैं। तो लेटरेट सॉइल इज फाउंड इन द रीजन विच गेट द हाई रेनफॉल। जो लेटरेट सॉइल होता है उस रीजन में पाया जाता है जहाँ पे हाई रेनफॉल होता है विथ हाई टेम्परेचर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी होता है। दिस कॉजेस लीचिंग ऑफ द सॉइल, इससे सॉइल में लीचिंग होता है। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर किल्ड, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान। ड्यू टू दिस, इसके दौरान लेटरेट सॉइल डज नॉट कंटेन ह्यूमस और कंटेन वेरी लो अमाउंट ऑफ ह्यूमस। इस कारण जो लेटरेट सॉइल इसमें ह्यूमस नहीं होता है, इसमें ना के बराबर ह्यूमस होता है। दिस सॉइल इज मेनली फाउंड इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरियाज ऑफ द ओडिशा एंड असम। ये जो सॉइल होता है वो पाया जाता है केरला में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में और हिली एरिया जैसे कि ओडिशा और असम में। दिस सॉइल कैन मेड कल्टिवेटेड विथ हेवी डोज ऑफ द मैन्योर। ये सॉइल को हम लोग कल्टिवेट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा इसमें फर्टिलाइजर और मैन्योर डालकर। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है एरिड सॉइल। तो चलिए इसको देखते हैं। एरिड सॉइल इज फाउंड इन दोज एरिया विच रिसीव स्लाइटली रेनफॉल। एरिड सॉइल उस रीजन में पाया जाता है जहाँ पे बहुत कम
बारिश होता है। ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के कारण इवापोरेशन इज फास्टर इन द रीजन, इस रीजन में इवापोरेशन बहुत फास्ट होता है। द सॉइल हैज़ द हाई कंटेंट ऑफ द सॉइल, इस सॉइल में बहुत ज़्यादा सॉल्ट की मात्रा होती है। एरिड सॉइल कैन बी मेड कल्टिवेटेबल विद द प्रॉपर ट्रीटमेंट, जो एरिड सॉइल है उसको हम लोग कल्टिवेट कर सकते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ। एरिड सॉइल इज प्रेजेंट इन राजस्थान एंड गुजरात, जो एरिड सॉइल होता है वो राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। तो अगला जो हमारा सॉइल है वो है फॉरेस्ट सॉइल। द फॉरेस्ट सॉइल इज फाउंड इन हिली एरिया, जो फॉरेस्ट सॉइल होता है वो हिली एरिया में पाया जाता है। द सॉइल इन द अपर पार्ट ऑफ द हिली एसिड बिकॉज ऑफ द ड्यूड्रम, जो सॉइल होता है उसका जो ऊपरी जो पार्ट होता है वो हाईली एसिडिक होता है। द सॉइल इन द लोअर पार्ट इज हाईली फर्टाइल, जो लोअर पार्ट में जो ये सॉइल होते हैं वो बहुत ही फर्टाइल होते हैं, उस पर जो क्रॉप होता है वो बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो चलिए इसको हम पढ़ते। रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, टॉप सॉइल का रिमूवल को हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। इंस्टेंस फार्मिंग, ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटी अलॉन्ग विद द डिफोरेस्टेशन हैव लेड टू द सॉइल इरोजन, जो सॉइल इरोजन है ओवर ग्रेजिंग के कारण, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के कारण और बहुत सारे जो ह्यूमन एक्टिविटी कारण, जैसे कि पेड़ की कटाई होने के कारण ये सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन इज नॉट चेक्ड इन टाइम कैन इवन लेड टू द डिजर्टिफिकेशन, अगर सॉइल इरोजन को अगर समय रहते हुए नहीं रोका गया तो इससे चारों तरफ मरुस्थल ही मरुस्थल हो जाएगा। सॉइल कंजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, जो सॉइल कंजर्वेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है सॉइल इरोजन को बचाने में। सॉइल कंजर्वेशन कैन बी डन बाय द मेनी मेथड, जो सॉइल कंजर्वेशन है उसको हम बहुत सारे मेथड के साथ कर सकते हैं। अफॉरेस्टेशन इज द मेन मेथड, जो अफॉरेस्टेशन है वो बहुत ही मेन मेथड है। बिकॉज ट्री होल्ड द टॉप सॉइल इन द प्लेसेस, जो ट्री होता है वो टॉप सॉइल को होल्ड करके रखता है। टेरिस फार्मिंग इन द शेल्टर बेल्ट प्लांटिंग ऑल्सो हेल्प इन द सॉइल कंजर्वेशन, जो टेरिस फार्मिंग है शेल्टर बेल्ट कंजर्वेशन है ये भी सॉइल इरोजन को बचा सकता है। तो इस वीडियो में मैंने इस पहले चैप्टर का पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।